हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं 12th की फर्स्ट बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति, जिसका फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। चैप्टर शुरू करने से पहले हम देखते हैं फर्स्ट बुक में कौन कौन से चैप्टर हैं। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, एक दल के प्रभुत्व का दौर, नियोजित विकास की राजनीति, भारत के विदेश संबंध, कांग्रेस प्रणाली, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, जन आंदोलनों का उदय, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, भारतीय राजनीति नए बदलाव। अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। माई सेल्फ उषा, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस। स्टूडेंट्स, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत देश आजाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सेशन को संबोधित किया। उसमें उन्होंने एक प्रसिद्ध भाषण दिया जो भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्विस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, भारत देश कब आजाद हुआ, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, संविधान सभा में जो पंडित नेहरू ने भाषण दिया था वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये आपने नोट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 का साल कैसा था। 1947 का साल बहुत ही खुशी का था क्योंकि भारत को आजादी मिली थी, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज्यादा दुखदाई भी था। अभूतपूर्व हिस्सा, अभूतपूर्व का मीनिंग क्या है, जो पहले कभी भी ना हुई हो। हिंसा का मीनिंग वही पता है, संप्रदाय के आधार पे लोगों में बहुत ज्यादा हिंसक घटनाएं हुई। और विस्थापन की त्रासदी का साल, विस्थापन का मीनिंग क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों का जाना। 1947 में क्या हुआ, लाखों लोग मारे गए और बेघर हुए। इसमें 80 लाख लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ा और 5 से लगभग 10 लाख तक जो लोग थे वो इसमें मारे गए। तो इसलिए बहुत जो 1947 का साल था वो बहुत ही ज्यादा दुखदाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, स्वतंत्रता के बाद किन दो बातों पर सहमति थी। अब जब भारत देश को आजादी हुई तो भारत के जो नेता थे उन्होंने किन दो बातों पर सहमति की कि देश का शासन कैसे चलाया जाएगा। क्या सहमति बनी, जो देश का शासन है वो लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। लोकतांत्रिक सरकार का मीनिंग क्या है, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार। लोगों के द्वारा सरकार को चुना जाएगा और उसके द्वारा देश के शासन को चलाया जाएगा। और सरकार क्या है, किसी एक तबके की बजाय सबके भले के लिए कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र निर्माण की प्रमुख 3 चुनौतियां। अब जो राष्ट्र का निर्माण हुआ तो उस टाइम उसकी 3 मुख्य चुनौतियां थी। स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने साथ के साथ नोट भी करना है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। फर्स्ट है एकता के सूत्र में बांधना। एकता के सूत्र में किस तरह से बांधना, क्योंकि भारत का जो आकार और विविधता है उसमें वो एक महादेश के बराबर था। वहां अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति अलग थी, वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। तो इस तरह से क्या इतनी विविधताओं के से भरा हुआ देश किस तरह से एकता के सूत्र में बंध सकता है, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र को कायम करने की। अब क्या है, भारत देश जो आजाद हुआ उनका संविधान बनाया गया, संविधान सभा के द्वारा संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई, हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया, देश में संघीय शासन प्रणाली अपनाएगी। लेकिन फिर भी ये था कि किस तरह से जो लोकतंत्र है वो कायम होगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट है विकास करना। तीसरी चुनौती क्या थी, विकास की, जिससे क्या है देश में ऐसा विकास हो जिससे समूचे समाज का भला हो, ना कि कुछ तबकों का। तो इस तरह से सामाजिक रूप से जो वंचित तबके थे, धार्मिक, सांस्कृतिक, अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनको विशेष सुरक्षा दी जाएगी। तो इस तरह से क्या है, जो आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए क्या क्या नीतियां तैयार की जाएंगी, ये भी बहुत बड़ी
चुनौती थी। स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र का मीनिंग क्या है? दो राष्ट्रों का सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार क्या था, जो भारत है वो हिंदू और मुस्लिम दो कौमों का देश है। इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत और पाकिस्तान की मांग का विरोध किया, लेकिन बाद में क्या हुआ, पाकिस्तान की मांग मान ली गई। तो इस तरह से क्या था, जो मुस्लिम लीग की स्थापना वो 1906 में हुई। किस पर्पज से हुई थी? मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में आ सकता है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई और मुस्लिम लीग पर नोट लिखो, तो वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाजन में आई मुख्य समस्याएं। अब जब देश का विभाजन हुआ तो क्या क्या समस्याएं, किस तरह से देश का विभाजन हुआ? सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश का जो विभाजन हुआ था वो संप्रदाय के आधार पे हुआ था। हिंदू और मुस्लिम, उनको आपस में संप्रदाय के आधार पे बांट दिया गया था। किसी भी एक क्षेत्र का मुस्लिम बहुसंख्यक ना होना। मुस्लिम बहुसंख्यक क्या है? यानी कि बहुत ज्यादा संख्या में, जहां पे उनकी संख्या ज्यादा हो। कोई एक क्षेत्र ऐसा नहीं था जहां पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो। सिर्फ दो ही इलाके ऐसे थे जहां पे मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, एक पश्चिम और दूसरा पूर्व। लेकिन पश्चिम और पूर्व को एक जगह पे करना संभव नहीं था कि अगर हम कहते कि देश का विभाजन हुआ है, पश्चिम और पूर्व को इकट्ठा करके इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए और वहां के लोग इधर आ जाएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। और इसके साथ क्या था, जो सभी मुस्लिम थे वो पाकिस्तान में जाने के लिए राजी नहीं थे। और इसी के साथ क्या था, पंजाब और बंगाल में क्या था, मुस्लिम बहुसंख्यक लोग थे, लेकिन उसी के साथ बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी भी थी। ऐसे में फैसला क्या हुआ कि दोनों प्रांतों में जो बंटवारा है वो धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पे होगा। तो इसमें जिले और उससे निचले स्तर के जो प्रशासनिक इलाके थे उनको आधार माना गया। इस तरह पंजाब और बंगाल का जो बंटवारा था वो विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। आगे है अल्पसंख्यकों की समस्या। अल्पसंख्यक का मीनिंग क्या है? जो संख्या में कम हो। तो इस तरह से क्या था, अब जो अल्पसंख्यक थे वो भी विभाजन के समय बहुत बड़ी समस्या थी। अब क्या था, सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। जो इलाके अब पाकिस्तान में है वहां लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। ठीक उसी तरह पंजाब और बंगाल में भारतीय भूभाग में भी मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी थी। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही देश का विभाजन हुआ तो दोनों तरफ के जो अल्पसंख्यक थे उन पे हमले होने लगे। तो इसमें लोगों को क्या ये लगा, शुरू में नेताओं को कि जल्दी ही जो जो ये हिंसक घटनाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये हिंसक घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों को, जो अल्पसंख्यक लोग थे, उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। कई बार तो जो हिंसक घटनाएं इतनी तेज हुई कि उनको चंद घंटों की मोहलत मिली कि इतने टाइम के अंदर आप अपना घर बार छोड़ दें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाजन के परिणाम। स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, आपने साथ के साथ इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना है। सांप्रदायिक हिंसा हुई। अब जब देश का विभाजन हुआ तो जब देश का विभाजन संप्रदाय के आधार पे हुआ तो नेचुरल सी बात है कि वहां पे हिंसक घटनाएं होंगी। तो इसमें क्या हुआ, जो हिंदू और मुस्लिम थे वो आपस में एक दूसरे को आपस में उनके जो सद्भावना थी वो खत्म होगी और दोनों ने एक दूसरे पे जो लड़ाई झगड़े थे, दंगे फसाद करने शुरू कर दिए। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता, ये शहर जहाँ क्या एक सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए और जिन इलाकों में ज्यादातर हिंदू और सिख आबादी थी उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया और जिन इलाकों में मुस्लिम बहुसंख्या थी वहां पे हिंदू और सिख ने जाना छोड़ दिया। इस तरह से क्या हुआ, ये हिंसक घटनाएं हुई।
और लोगों को क्या करना पड़ा, अचानक स्थानांतरण करना पड़ा। अचानक ही उनको अपने जो घर बार थे वो छोड़कर जाना पड़ा और उनको क्या था, शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी और महिलाओं को इसमें अमानवीय यातनाएं झेलनी पड़ी। इसमें क्या है, हजारों की तादाद में जो महिलाएं थी उनको अगवा कर लिया गया, उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी और अगवा करने वालों का धर्म भी उनको अपनाना पड़ा। कई बार तो क्या हुआ, खुद परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के लिए अपने आप ही अपने घर की बहू बेटियों को मार गिराया। इस तरह से जो विभाजन का परिणाम था वो बहुत ही ज्यादा दुखदायी था, जिसको कभी भी भूला नहीं जा सकता। विभाजन का क्या रहा, देश की एकता और अखंडता को भी गहरा झटका लगा, क्योंकि जब देश में अलग अलग देश का बंटवारा ही संप्रदाय के आधार पे हुआ, अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे, संस्कृति अलग थी, वो साथ में इकट्ठे नहीं रह पाए, तो इस तरह से देश की एकता और अखंडता को गहरा धक्का लगा। इसके साथ क्या हुआ, देश का विभाजन हुआ, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ा, लेकिन इसी के साथ साथ जो वित्तीय संपदा थी उसमें जो टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का भी बंटवारा हुआ। सरकारी और जो रेलवे के कर्मचारी थे उनका भी बंटवारा हुआ। तो इस तरह से कहने का मीनिंग क्या है, देश की हर एक जो चीज थी उसका बंटवारा किया गया और इस बंटवारे में क्या हुआ, 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा और विभाजन की जो हिंसा थी उसमें तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों को अपनी जान गंवाने पड़ी। इस तरह से जो विभाजन का परिणाम वो बहुत ही ज्यादा दुखदायी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने आजादी के जश्न में भाग क्यों नहीं लिया? रीजन क्या था? गांधी जी हिंसा और सत्याग्रह के पुजारी थे, लेकिन जब देश का विभाजन हुआ तो वो कोलकाता के इलाके में चले गए, जहां पे क्या था, लोगों हिंदू और मुसलमानों के बीच हिंसक दंगे हो रहे थे, तो इसलिए उन्होंने हिंसक दंगों को रोकने की अपील की। कुछ उनका असर हुआ, लेकिन फिर गांधी जी दिल्ली आ गए। जब गांधी जी दिल्ली पहुंचे तो वहां पे भी बहुत सारी हिंसक घटनाएं थी, तो गांधी जी ने 1948 में उपवास रखा। उनके उपवास का कुछ असर हुआ, लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं रहा। तो 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ, संध्याकालीन प्रार्थना में जब गांधी जी थे तो वहां पे एक हिंदू अतवादी नाथूराम विनायक गोडसे पहुंचे और उन्होंने गांधी जी पे गोलियां चलाई और गांधी जी तत्क्षण मार गिराए। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी की हत्या कब हुई? गांधी जी की हत्या हुई 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी की हत्या किसके द्वारा की गई? नाथूराम विनायक गोडसे के द्वारा। स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपके पास पहुंचेगी। स्टूडेंट्स, मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट में बांट दिया है क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी बन रही थी। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप वीडियो को जरूर देखें, इसको फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी इससे ज्यादा लाभ